रात के करीब 10 बज रहे थे। मोहल्ले के ज़्यादातर घरों में खाना खाने के बाद लोग अपने अपने कमरों में सो जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन गली के आखिरी मकान से आती हुई आवाज़ें आसपास के घरों तक साफ सुनाई दे रही थी। तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा राजेश, कभी नहीं। और तुम्हें कभी दिखेगा नहीं कि मैं इस घर के लिए क्या करता हूँ बीना। ये आवाज़ें उस घर से आ रही थी जिसके बाहर एक पुरानी सी नेम प्लेट लगी थी, जिस पर लिखा था राजेश वर्मा, अवर अभियंता, लोक निर्माण विभाग। दरवाजे की दरारों से रोशनी बाहर छन रही थी और उसी रोशनी में उस घर का दर्द भी बाहर रिस कर आ रहा था। घर की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरे में बंद बैठी थी मानसी। बीना की बेटी थी। उम्र थी उसकी लगभग 19 साल। वो अपने कानों पर हाथ रख लेती थी, लेकिन आवाज़ें थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके गाल भीगे हुए थे। यह पहली बार नहीं था। पिछले कई महीनों से लगभग हर दूसरे दिन यही ड्रामा होता था। कभी किसी छोटी बात से बात शुरू हो जाती थी, कभी किसी बड़े मुद्दे पर बहस शुरू हो जाती थी। आज का झगड़ा शुरू हुआ था एक बिजली के बिल को लेकर। बीना पूरे दिन एसी चलाया करती थी और बिल आया था 6,000 रुपये। राजेश ने जब बिल देखा तो उसने बस इतना कहा कि इतनी गर्मी नहीं है अभी, एसी थोड़ा कम चलाया करो। बस इतनी सी बात थी, लेकिन बीना ने इसे इस तरह लिया जैसे राजेश ने उसका बहुत बड़ा अपमान कर दिया हो। मानसी से जब और नहीं रहा गया तो वह नीचे उतर आई। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। राजेश की आंखें लाल थी और बीना के होंठ कांप रहे थे। मानसी ने बीच में आकर दोनों को देखा और फिर धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मम्मा, पापा, अगर आज के बाद एक बार भी इस तरह झगड़ा हुआ तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी हमेशा के लिए, और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। दोनों एक पल के लिए रुक गए। बीना ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मानसी ने उसे बोलने नहीं दिया। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। वह वापस ऊपर चली गई। राजेश और बीना दोनों खड़े रहे। दोनों के बीच जो आग थी वो कुछ देर के लिए शांत हो गई थी, लेकिन उसकी राख अभी भी हवा में तैर रही थी। राजेश धीरे धीरे अपने कमरे में चला गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और पलंग के किनारे पर बैठ गया। उसने अपने हाथ में अपना चेहरा छुपा लिया। बाहर पंखे की आवाज़ आ रही थी। पड़ोस के घरों में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी और फिर सब शांत हो गया। राजेश की आंखों के सामने एक पुरानी तस्वीर उभर आई। करीब 15 साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक मिडिल क्लास परिवार रहता था। घर में बूढ़े पिताजी थे जो कभी एक सरकारी स्कूल में मास्टर हुआ करते थे, अब रिटायर हो चुके थे। माँ जो घर संभालती थी और 2 बेटे थे। बड़े भाई सुरेश जो एक कपड़े की दुकान पर नौकरी करते थे और छोटे राजेश जो उन दिनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। राजेश होनहार था, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन उसकी पढ़ाई का खर्च पूरे परिवार को मिलकर उठाना पड़ रहा था। पिताजी की पेंशन छोटी थी, भाई सुरेश की तनख्वाह भी उतनी नहीं थी। फिर भी किसी ने शिकायत नहीं की। पिताजी कहते थे, राजेश अगर इंजीनियर बन गया तो हम सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और राजेश ने उन्हें निराश नहीं किया। उसने इंजीनियरिंग पास की, फिर राज्य की सरकारी परीक्षा दी और लोक निर्माण विभाग में अवर अभियंता के पद पर उसकी नियुक्ति हो गई। उस दिन घर में जो खुशी थी वह शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। पिताजी ने मंदिर में दिया जलाया। माँ ने पूरे मोहल्ले में लड्डू और मिठाई बांटे, लेकिन उस खुशी को नज़र लगते देर नहीं लगी। नौकरी लगने के 1 साल के भीतर ही
राजेश की शादी की बातें शुरू हो गई। रिश्ते भी आने लगे क्योंकि सरकारी नौकरी का जमाना था। घर वालों ने एक लड़की देखी, शहर के एक व्यापारी की बेटी। नाम था सुमित्रा। देखने में सुंदर, बोलने में बहुत मधुर। राजेश को पसंद आई वो लड़की और घर वालों को भी पसंद आ गई। सगाई भी हो गई। लेकिन शादी से 3 महीने पहले एक खबर आई जिसने राजेश की दुनिया ही पलट दी। पता चला कि सुमित्रा का किसी और से रिश्ता था, एक लड़के से जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। सुमित्रा के घर वालों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने जल्दी जल्दी उसकी शादी करवाने की कोशिश में राजेश का रिश्ता पकड़ लिया था। राजेश के घर वालों को जब सच्चाई का पता चला तो उन्होंने तुरंत सगाई तोड़ दी। राजेश उस वक्त टूट जरूर गया था, लेकिन उसने अब खुद को संभाला। उसने ठान लिया कि वो किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करेगा। साल बीतते गए, राजेश अपने काम में डूबा रहा। इसी बीच पिताजी की तबीयत बिगड़ती चली गई। बरसों पुरानी शुगर की बीमारी थी जिसे वे छुपा रहे थे। जब तक असलियत सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक सुबह राजेश के पिताजी दुनिया छोड़कर चले गए। घर की जिम्मेदारी राजेश के कंधों पर आ गई। माँ की देखभाल, भाई सुरेश की आर्थिक मदद, घर का खर्च सब राजेश देखने लगा। लेकिन उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। इसी दौरान एक रोज उसे एक सरकारी कार्यक्रम में जाना पड़ा। वहाँ एक महिला थी जो व्यवस्था देख रही थी, शांत, समझदार और आत्मनिर्भर। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो राजेश ने उसे चाय का न्योता दिया। वो महिला थी बीना। बीना की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं थी। 5 साल पहले एक सड़क हादसे में उसके पति चल बसे थे। बीना के पास थी एक छोटी सी बेटी जिसका नाम था मानसी और एक टूटा हुआ भविष्य। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। उसने जिला परिषद में क्लर्क की नौकरी के लिए आवेदन किया और उसे नौकरी मिल भी गई। उसने अकेले ही मानसी को पाला पोसा था। राजेश और बीना की उस दिन करीब 2 घंटे बातें हुई। राजेश को लगा जैसे उसे वो इंसान मिल गया जिसे वो बरसों से खोज रहा था। बीना में वह दिखावा नहीं था जो सुमित्रा में था। वो सीधी थी, सच्ची थी और जिंदगी की कठिनाइयों को पहचानती थी। घर आकर राजेश ने माँ को सब बताया। माँ पहले थोड़ा हिचकिचाई क्योंकि बीना पहले से एक बच्ची की माँ थी, लेकिन राजेश ने उन्हें समझाया, माँ, मैं बीना को पसंद करता हूँ और मानसी को भी अपनाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। शादी हो गई बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिना किसी बड़े दिखावे के। उस दिन बीना की आंखों में जो चमक थी वो राजेश ने पहले कभी किसी की आंखों में नहीं देखा था। लेकिन जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है और जो होता है वो हमेशा दिखता नहीं है। राजेश को उस रात यह समझ नहीं आया था। आज 15 साल बाद वो बंद कमरे में बैठा यही सोच रहा था कि आखिर कहाँ चूक हो गई। कब वो बीना जो उसे आसमान की परी लगती थी वो आज अनजान इंसान बन गई है। ऊपर से मानसी की आवाज़ आई। वो रो रही थी, शायद अकेले में रो रही थी। राजेश ने कमरे की छत की तरफ देखा और उसकी आंखें भर आई। शादी के बाद के पहले कुछ महीने किसी सपने जैसे थे। राजेश का घर पहले सूना सूना लगता था। माँ अपने कमरे में रहती थी। राजेश दफ्तर से आता था तो खाना खाकर सो जाता था। घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी। लेकिन जब से बीना और मानसी आई थी उस घर में जैसे जान आ गई थी। सुबह रसोई से खाने की खुशबू आती थी। मानसी की हंसी पूरे घर में गूंजती थी। बीना का गुनगुनाना रसोई से सुनाई देता था। राजेश की माँ को बीना से धीरे धीरे लगाव हो गया था। बीना उनकी दवाइयाँ वक्त पर देती थी, उनके पैर दबाती थी, उनसे पुरानी बातें पूछती थी। माँ कहती थी
कि बीना में एक परिपक्वता है जो उम्र में से नहीं बल्कि तकलीफ से आती है और धीरे धीरे सीखती है। मानसी को राजेश ने धीरे धीरे अपना लिया था। पहले वह उन्हें राजेश अंकल कहकर बुलाती थी। एक दिन राजेश उसे स्कूल छोड़ने गया था। गेट पर पहुंचकर मानसी ने पलटकर देखा और बोली, पापा शाम को जल्दी आना। राजेश वहीं रुक गया। मानसी अंदर चली गई, लेकिन राजेश की आंखें भर आई थी। उसने उस दिन दफ्तर में किसी को नहीं बताया, लेकिन मन ही मन बहुत खुश हुआ था क्योंकि पहली बार मानसी ने उसे पापा बोला था। यही वो दिन था जब राजेश ने सोचा था शायद जिंदगी ने उसे जो दिया है वो वाकई में बहुत कीमती है। लेकिन खुशियां हमेशा अपने साथ एक अदृश्य घड़ी लेकर आती है जो एक उल्टी चलने वाली घड़ी होती है। शादी के करीब 6 महीने बाद एक शाम राजेश दफ्तर से लौटा तो बीना की आंखें सूजी हुई थी। वह लगता था बहुत रोई थी। राजेश ने पूछा तो उसने कहा कुछ नहीं हुआ, बस सिर दर्द कर रहा है। लेकिन राजेश को लगा कि बहुत कुछ शायद बीना उससे छुपा रही है। रात को जब माँ सो गई और मानसी अपने कमरे में होमवर्क करने चली गई तो राजेश ने बीना का हाथ थामकर पूछा, सच सच बताओ क्या हुआ? बीना पहले चुप रही, फिर धीरे से बोली, आज माँ ने मुझसे कहा कि घर में एक नौकर रख लो। अकेले सब काम कर पाना मुश्किल है, तुम भी थोड़ा आराम कर लोगी। राजेश को समझ नहीं आया कि इसमें रोने वाली क्या बात है। उसने बीना से पूछा, तो इसमें गलत क्या है? माँ ने तो तुम्हारी परवाह ही किया है। बीना ने नजरें नीची कर ली। राजेश, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे सोचती है। मतलब क्या उन्हें लगता है कि मैं ठीक से काम नहीं कर पाती हूँ? राजेश ने उसे समझाया। उसने कहा कि माँ की भावना गलत नहीं थी, वो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। बीना ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन राजेश को लगा कि बात उसके मन में बैठ गई है। यह पहली दरार थी, इतनी बारीक कि दिखती नहीं थी, लेकिन थोड़ी दरार बन गई थी। उन्हीं दिनों राजेश के दफ्तर में एक नई योजना आई थी। सरकार जिले में एक बड़ा सड़क निर्माण कार्य शुरू करने वाली थी और राजेश को उस परियोजना का प्रभारी बनाया गया था। यह उसके करियर का एक बड़ा मौका था, लेकिन इसके साथ आई एक परेशानी भी थी। परियोजना का मुख्य ठेकेदार था रमाकांत सेठ। जिले में उसकी अच्छी खासी पकड़ थी। राजनेताओं से उसके संबंध थे। रमाकांत ने पहले ही दिन राजेश के दफ्तर में आकर एक लिफाफा मेज पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, साहब, ये बस एक छोटी सी भेंट है, आगे भी सहयोग बना रहेगा। राजेश ने वो लिफाफा उठाया और बिना खोले वापस रमाकांत की तरफ सरका दिया। सेठ जी, काम अच्छा करिए, समय पर करिए, भेंट की कोई ज़रूरत नहीं। रमाकांत की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। वो लिफाफा उठाकर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने एक नज़र राजेश पर डाली जो राजेश को भीतर से बेचैन कर गई। घर आकर राजेश ने बीना को यह बात बताई। बीना ने सुना और थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, राजेश, तुमने ठीक किया, लेकिन ऐसे लोग बदला लेते हैं, संभल कर रहना तुम। उस दिन राजेश को अच्छा लगा था कि बीना उसे समझती है, लेकिन यह बीना शादी के शुरुआती महीनों वाली बीना थी। आने वाले दिनों में बीना अलग थी। करीब 1 साल बाद बीना के दफ्तर में एक नई सहकर्मी आई। नाम था शोभा। शोभा तेज तर्रार थी, शहरी तौर तरीकों वाली और हमेशा अपनी बात को सही साबित करने में माहिर थी। उसके पति एक प्राइवेट कंपनी में बड़े पद पर थे। शोभा बड़ी बड़ी बातें करती थी, महंगे कपड़े पहनती थी और हर हफ्ते कहीं ना कहीं घूमने जाती थी। बीना और शोभा की दोस्ती हो गई। पहले तो राजेश को इसमें कुछ गलत नहीं लगा। बीना का जिले में ज़्यादा कोई दोस्त नहीं था, लेकिन धीरे धीरे राजेश ने महसूस किया कि बीना बदल रही है।
एक दिन बीना ने खाने के मेज पर कहा, राजेश, शोभा और उसके पति पिछले हफ्ते नैनीताल गए थे। कितना अच्छा लगता है ना, साल में 2-3 बार कहीं घूम आना। राजेश ने कहा, हम भी चलेंगे कभी। इस साल माँ की तबीयत ठीक नहीं है, एक बार वो ठीक हो जाए तो फिर चलेंगे। बीना चुप हो गई, लेकिन उसकी चुप्पी में एक नाराजगी छिपी थी। कुछ दिन बाद बीना ने कहा कि उसे एक नई साड़ी चाहिए क्योंकि दफ्तर में एक कार्यक्रम है। राजेश ने मना नहीं किया, लेकिन जब साड़ी आई तो उसकी कीमत देखकर राजेश थोड़ा परेशान हो गया। बीना, यह तो बहुत महंगी साड़ी है। शोभा ने बताई थी, दुकान वहीं से लेने गई थी मैं। राजेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे पता था कि कुछ गड़बड़ की शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच एक घटना हुई जिसने राजेश को भीतर तक हिला दिया। एक रात बीना का फोन बज रहा था। वो रसोई में थी, फोन पास में ही पड़ा था। राजेश ने उठाकर देखा तो स्क्रीन पर लिखा था, विनय भैया। राजेश ने फोन उठाकर बीना को दे दिया और कोई सवाल नहीं किया। लेकिन उस रात बीना ने करीब 40 मिनट फोन पर बात की। राजेश अपने कमरे में था। बातें साफ नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन बीना की आवाज़ का लहजा अलग था। वो लहजा तो तब होता है जब कोई बहुत पुराने किसी से बात कर रहे हो। अगले दिन राजेश ने धीरे से पूछा, कल विनय भैया का फोन था, कौन है ये? बीना ने बहुत सहज भाव से कहा, बचपन के पड़ोसी हैं, बहुत पुरानी जान पहचान है, कभी कभी फोन करते हैं। राजेश ने आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसके मन में एक सवाल बैठ गया था जो उसने खुद से भी नहीं पूछा था। महीने बीतते गए, बीना की मांगें बढ़ती जा रही थी। पहले साड़ी, फिर गहने, फिर घर की साज सजावट बदलने की बात। राजेश मना नहीं करता था, लेकिन जब कभी कहता कि अभी थोड़ा रुको तो बीना का मूड खराब हो जाता था। एक दिन राजेश की माँ ने उसे अकेले में बुलाया। राजेश, मुझे कुछ कहना है तुमसे। राजेश पास बैठ गया। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं बीना के बारे में कुछ बुरा नहीं कहना चाहती, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मुझे लग रहा है कि वो बदल रही है। बात बात पर मुझसे मुंह फेर लेती है। कभी कभी ऐसे जवाब देती है जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ। राजेश ने माँ का हाथ थाम लिया। माँ, वो थकी हुई रहती है, दफ्तर और घर दोनों संभालती है, थोड़ा वक्त दो उसे। माँ चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में एक बात थी जो वह कह नहीं पाई, और वो बात कुछ समय बाद खुद ब खुद सामने आने वाली ही थी। उस साल की सर्दियों में एक रात राजेश देर से घर लौटा। परियोजना का काम बहुत बढ़ गया था। रमाकांत सेठ लगातार घटिया सामग्री इस्तेमाल कर रहा था और राजेश उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से ऊपर से दबाव भी आ रहा था। घर पहुंचकर राजेश ने देखा कि बीना बाहर बरामदे में बैठी है। रात के 11 बज रहे थे। राजेश ने पूछा, इतनी ठंड में बाहर क्यों बैठी हो? बीना ने उसकी तरफ देखा और कहा, राजेश, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। राजेश अंदर से थका हुआ था, लेकिन वो बैठ गया। बीना ने एक पल रुककर कहा, विनय भैया ने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे हैं। उनका कारोबार डूब गया है, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। राजेश हैरान हो गया। 5 लाख? बीना, हमारे पास इतना कहाँ है अभी? माँ की दवाइयाँ, मानसी की पढ़ाई और ऊपर से यह सब। वो मेरे बहुत करीबी हैं राजेश, मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। राजेश रुका। उसने गहरी सांस ली। बीना, विनय भैया कौन है ये? एक लंबी चुप्पी छा गई। सर्दी की हवा बह रही थी। दूर कहीं एक कुत्ता रो रहा था। बरामदे में वो चुप्पी बहुत देर तक रही। राजेश ने दोबारा पूछा। इस बार आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक थकान थी। बीना, मैंने पूछा कि विनय कौन है, सच सच बताओ। बीना ने अपने हाथ आपस में बांधे और नजरें नीची कर ली। कुछ देर बाद उसने कहा, विनय मेरे बचपन का पड़ोसी नहीं है। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ाई करते थे और हम एक दूसरे को पसंद करते थे। काफ़ी समय तक ये सिलसिला चलता रहा।
राजेश की सांस एक पल के लिए जैसे रुक गई। बीना ने आगे कहा, लेकिन हमारे घर वालों ने कभी इस रिश्ते को माना नहीं। जाति अलग थी, विनय के घर में भी दबाव था और मेरे घर में भी। हम दोनों अलग हो गए। फिर मेरी शादी हो गई और विनय की भी शादी हो गई। उसके बाद सालों तक कोई बात नहीं हुई। फिर अब अचानक उसने 3 महीने पहले फोन किया था, कहा कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया है, उसका कारोबार डूब रहा है, वो बहुत मुश्किल में है। राजेश उठ गया। वो कुछ देर बरामदे में टहलता रहा, फिर रुक कर बोला, बीना, तुमने मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया? मुझे डर लग रहा था। किस बात का डर? इसी बात का जो अभी तुम्हारे चेहरे पर है। राजेश ने अपना चेहरा छू लिया। वो नहीं जानता था उस वक्त उसके चेहरे पर क्या था, गुस्सा, दर्द या कुछ और। उसने धीरे से कहा, बीना, 5 लाख रुपए हम दे नहीं सकते। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा कि विनय तुम्हारा पुराना दोस्त है, यह इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास इतना पैसा अभी नहीं है। बीना ने कुछ नहीं कहा। राजेश अंदर चला गया। उस रात दोनों के बीच कोई और बात नहीं हुई। अगले कुछ दिन घर में एक अजीब सा तनाव रहा। बीना और राजेश दोनों अपने अपने काम में लगे रहते थे। सुबह दफ्तर जाते, शाम को लौटते, खाना खाते और सो जाते। बातें होती थी लेकिन बस जरूरत भर की ही होती थी। मानसी यह सब देख रही थी। वो समझदार थी। उसने राजेश से एक दोपहर पूछा जब बीना दफ्तर गई थी, पापा, क्या सब ठीक है? राजेश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, सब ठीक है। मानसी ने उसकी आंखों में देखा और बोली, पापा, मुझसे झूठ मत बोलो। राजेश उसे देखता रह गया। 19 साल की इस लड़की के अंदर इतनी परिपक्वता आ गई थी जिसे देखकर वह हैरान था। राजेश ने कहा, कुछ बातें बड़ों के बीच होती है मानसी, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मानसी ने हाँ कहा, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। उसी हफ्ते राजेश के दफ्तर में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे भीतर तक हिला दिया। परियोजना की समीक्षा बैठक थी। रमाकांत सेठ भी आया हुआ था। बैठक के बाद जब सब जाने लगे तो रमाकांत राजेश के पास आया और बहुत धीमी आवाज में बोला, साहब, आपने मेरे साथ जो किया वो मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन मैं दुश्मन नहीं हूँ आपका। एक काम कर दीजिए, बस निरीक्षण रिपोर्ट में थोड़ा नरमी बरतिए, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। राजेश ने सीधी उसकी आंखों में देखकर कहा, रमाकांत सेठ, जो मुझे करना है वो मैं करूँगा। आप अपना काम देखिए, मैं अपना काम करूँगा। रमाकांत के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आई। ठीक है साहब, लेकिन याद रखिए, जिंदगी में सब एक ना एक दिन मुड़कर वापस जरूर आता है। वो चला गया। राजेश ने उसकी बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन उस रात घर लौटते वक्त उसके दिमाग में अजीब सी बेचैनी थी। 3 दिन बाद एक चीज़ हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। राजेश दोपहर में घर जल्दी लौट आया था क्योंकि उसकी माँ की तबीयत सुबह से ठीक नहीं थी। घर में बीना नहीं थी। माँ कमरे में लेटी हुई थी। मानसी कॉलेज गई हुई थी। राजेश माँ के पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद माँ ने उसका हाथ थामा और कहा, राजेश, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। शायद मैं गलत हूँ, लेकिन अगर नहीं कही और बाद में कुछ हो गया तो मुझे बहुत पछतावा होगा। राजेश ने कहा, बोलो माँ, क्या बात है? माँ ने धीरे से कहा, पिछले हफ्ते बीना को एक फ़ोन आया था। उसने सोचा होगा मैं सो रही हूँ, लेकिन मैं जाग रही थी। उसने किसी से कहा कि जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा और फिर दोनों साथ में मिलेंगे। मैंने ज़्यादा नहीं सुना क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगा, लेकिन बेटा, मन में आशंका आ गई है। राजेश चुप रहा। माँ ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं बीना के खिलाफ नहीं हूँ, वो अच्छी लड़की है, लेकिन तू अपनी आंखें खुली रख। राजेश ने माँ के माथे पर हाथ फेरा। ठीक है माँ, आप आराम करो, मैं देखता हूँ। लेकिन उस दिन के बाद राजेश के मन में एक खटका बैठ गया जो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर एक रात सब सामने आ गया। बीना रात को घर देर से लौटी।
उसने कहा कि दफ्तर में काम था। राजेश ने कुछ नहीं कहा। रात को जब बीना सो गई तो राजेश पानी पीने उठा। रसोई में बीना का फोन मेज पर पड़ा था। स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था। राजेश रुक गया। उसने फोन नहीं उठाया। उसने खुद को रोका। लेकिन अगली सुबह जो हुआ वो राजेश ने सोचा भी नहीं था। मानसी सुबह जल्दी उठी और राजेश के कमरे में आई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। पापा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। राजेश उठकर बैठ गया। मानसी ने धीमी आवाज़ में कहा, कल रात जब मम्मा लौटी थी, मैं ऊपर से उतर रही थी। मुझे उन्होंने नहीं देखा। वो फ़ोन पर बात कर रही थी। मैंने उन्हें कहते हुए सुना कि राजेश को कुछ पता नहीं चलेगा और जल्दी ही मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगी। राजेश एकदम स्थिर हो गया। मानसी की आंखें भर आई। पापा, मुझे नहीं पता सच में क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती थी। राजेश ने उठकर मानसी के सिर पर हाथ फेरा। तुमने सही किया बेटा। मानसी चली गई। राजेश खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर सुबह की रोशनी फैल रही थी। मोहल्ले में लोग जागने लगे थे। राजेश के दिमाग में एक के बाद कई बातें आ रही थी। विनय की कहानी, बीना की देर रात वापसी, पैसे का इंतजाम, रमाकांत की धमकी, और तभी उसके दिमाग में एक बात कौंधी। उस दोपहर राजेश ने एक पुराने मित्र को फ़ोन किया जो जिला पुलिस में था। बस इतना पूछा, यार, विनय शुक्ला का नाम कोई आदमी इस जिले में है क्या? कारोबारी है, उसके बारे में पता लगाओ। कुछ देर बाद दोस्त ने वापस फ़ोन किया, राजेश, विनय शुक्ला का नाम तो है, लेकिन यह आदमी कारोबारी नहीं है। यह एक दलाल है। जमीन के सौदों में बिचौलिया बनकर लोगों को फंसाता है। और सुन, एक बात और, यह आदमी रमाकांत सेठ का पुराना जानकार है। राजेश के हाथ से फ़ोन लगभग गिर सा गया। रमाकांत सेठ? वही रमाकांत सेठ जिसे राजेश ने घटिया सामग्री के बदले पैसा लेने से मना किया था। वही रमाकांत जिसने कहा था कि जिंदगी में सब मुड़कर वापस आता है। और विनय, जो बीना का पुराना परिचित था, जो अचानक 5 लाख रुपए की मांग कर रहा था, जो बीना से कह रहा था कि पैसे का इंतजाम जल्दी हो जाएगा। यह इत्तेफाक नहीं था, एक जाल था। राजेश को तोड़ने के लिए बिछाया गया एक जाल, जहां बीना अनजाने में या जानते हुए एक माध्यम बन गई थी। शाम को जब बीना घर लौटी तो राजेश बैठक में उसका इंतजार कर रहा था। कमरे में बस एक बल्ब जल रहा था। माँ अपने कमरे में थी। मानसी ऊपर छत पर थी। बीना ने राजेश को देखा और रुक गई। इतनी रोशनी में क्यों बैठो? राजेश ने शांत आवाज में कहा। बीना, बैठो, मुझे कुछ पूछना है। बीना बैठ गई। शायद उसे अंदाजा हो गया था। राजेश ने कहा, विनय और रमाकांत सेठ को तुम कैसे जानती हो? बीना का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। क्या? सीधा जवाब दो बीना। एक लंबी चुप्पी छा गई। फिर बीना ने जो कहा उसने राजेश के पैरों तले की जमीन खींच ली। राजेश, मुझे माफ़ कर दो। बीना ने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुमसे पैसे नहीं दिलवाई तो वो कुछ ऐसी बातें फैलाएगा जो हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगी। उसके पास कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, कॉलेज के दिनों की। मैं डरी हुई थी राजेश। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें पता चले। राजेश ने गहरी सांस ली। तो तुमने मुझसे झूठ बोला था? हाँ राजेश, तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। बीना की आंखें भर आई। मैं डरी हुई थी राजेश। राजेश उठ गया। उसने एक बार बीना को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, दर्द था और एक थकान थी जो बहुत गहरी थी। वो कमरे से बाहर चला गया। बीना वहीं बैठी रही। उसके आंसू गालों पर बह रहे थे। ऊपर से मानसी की आहट आई। शायद वो दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उस घर की दीवारें उस रात बहुत कुछ जान चुकी थी। वह रात राजेश ने छत पर बिताई। नीचे घर था। घर में बीना थी, माँ थी, मानसी थी, लेकिन राजेश को लगा कि वो किसी अजनबी जगह पर खड़ा है। आसमान में बादल थे, हवा चल रही थी। राजेश की आंखें बंद थी, लेकिन नींद कोसों दूर थी। उसके दिमाग में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, बीना ने उस पर भरोसा क्यों नहीं किया?
वो डरी हुई थी, यह राजेश समझता था। विनय के पास कॉलेज की तस्वीरें थी, यह भी राजेश समझता था। लेकिन जो बात राजेश को सबसे ज्यादा चुभ रही थी वो यह थी कि बीना ने उससे यह सब छुपाए रखा, 3 महीने तक छुपाए रखा। उस दौरान रोज उससे बात की, रोज उसके साथ खाना खाया, रोज उसी के बिस्तर पर सोई, और एक बार भी नहीं कहा कि मैं किसी मुसीबत में हूँ। राजेश ने आंखें खोली, आसमान की तरफ देखा। उसे याद आया अपने पिताजी की एक बात। राजेश, रिश्ते 2 चीजों से टूटते हैं, एक झूठ से और दूसरी उस चुप्पी से जो झूठ छुपाने के लिए रखी जाए। उस रात राजेश ने एक फैसला किया। अगली सुबह राजेश जल्दी उठा, नहाया, कपड़े पहने और नाश्ता किए बिना ही घर से निकल गया। बीना रसोई में थी। उसने राजेश को जाते देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। राजेश सीधे अपने पुलिस मित्र के पास गया। उसका नाम था सुनील। दोनों बचपन के दोस्त थे। राजेश ने उससे सब कुछ बताया, विनय की धमकी, रमाकांत का जाल, बीना की बात, सब कुछ। सुनील ने ध्यान से सुना, फिर बोला, राजेश, यह लोग तुम्हें 2 तरफ से दबाना चाह रहे हैं। एक तरफ से विनय बीना के जरिए पैसे निकलवाना चाहता है और दूसरी तरफ रमाकांत चाहता है कि तुम परियोजना में उसकी मदद करो। दोनों मिले हुए हैं। यह एक आकस्मिक बात नहीं है, यह एक संगठित चाल है। राजेश ने कहा, तो मैं क्या करूं? सुनील ने कहा, पहले विनय को सबक सिखाते हैं, उसे बुलाओ, मैं साथ रहूंगा। राजेश ने बहुत सोचा, फिर हाँ में सिर हिलाया। उसी दोपहर बीना को फोन किया गया। राजेश ने खुद कहा, विनय को बुलाओ आज शाम को, कहो कि पैसे का इंतजाम हो गया है। बीना चुप रही। बीना, मैंने जो कहा वो करो, और एक बात, अब कोई झूठ नहीं, जो होगा सबके सामने होगा। शाम को विनय आया। वो मध्यम कद काठी का था, चिकनी बातें करने वाला। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था जो झूठ की बुनियाद पर खड़ा था। वो बैठक में बैठा, बीना सामने थी। राजेश कमरे में नहीं था। कम से कम विनय को यही लग रहा था कि राजेश यहाँ पर नहीं है। विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, बीना, बहुत दिनों बाद मिली हो, सब ठीक है ना? बीना ने कहा, विनय, मैंने पैसे का इंतजाम किया है, लेकिन पहले वो तस्वीरें। विनय हंसा, अरे यार, इतनी जल्दी क्या है, पहले पैसे तो दो फिर। और तभी राजेश कमरे में आया। साथ में सुनील भी था, वर्दी में। विनय का चेहरा एकदम उतर गया। सुनील ने आगे बढ़कर कहा, विनय शुक्ला, आप पर धमकी देकर पैसे वसूलने का आरोप है और साथ ही रमाकांत सेठ के साथ मिलकर एक सरकारी अधिकारी को भ्रष्ट करने की कोशिश का भी आरोप है। विनय खड़ा हो गया, यह क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, बीना और मैं पुराने दोस्त हैं बस। राजेश ने शांत आवाज में कहा, विनय जी, जो तस्वीरें आपके पास हैं वो आपने खुद मांगी थी बीना से कॉलेजों के दिनों में। उनमें कुछ भी गलती नहीं है। कानूनी तौर पर आप उनका इस्तेमाल ब्लैकमेल के लिए नहीं कर सकते। और रही रमाकांत की बात, तो पहले से सुनील के रडार पर है। विनय की आंखें इधर उधर घूमने लगी। सुनील ने कहा, चलिए विनय जी, थाने में बात करते हैं। विनय को ले जाया गया। बैठक में राजेश और बीना अकेले रह गए। बीना की आंखें भरी हुई थी। उसने कहा, राजेश, मुझे माफ कर दो। राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बाहर चला गया। उस रात घर में अजीब सी खामोशी थी। माँ ने खाने की मेज पर राजेश को देखा और समझ गई कि कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस उसकी थाली में थोड़ा सा खाना डाल दिया। मानसी ने खाना खाते हुए धीरे से कहा, पापा, आपने सही किया। राजेश ने उसकी तरफ देखा। मानसी की आंखों में राहत थी। बीना चुपचाप खाना खाती रही। उसने एक बार भी राजेश की तरफ नहीं देखा। अगले कुछ दिन बाहरी मोर्चे पर भी उथल पुथल रही। सुनील ने विनय से पूछताछ की। विनय ने पहले तो बहुत मुकरने की कोशिश की, लेकिन जब उसे बताया गया कि रमाकांत पहले से जांच के घेरे में है तो वह टूट गया। उसने सब सही बता दिया। रमाकांत ने ही उसे बीना के बारे में जानकारी दी थी। उसे पता था कि बीना और राजेश की शादी हो गई है। उसने विनय को कहा था कि बीना के जरिए राजेश पर दबाव बनाओ। अगर राजेश परियोजना में सहयोग नहीं करता तो उसे परिवार की चिंता में उलझा दो। रमाकांत का पूरा जाल सामने आ गया था।
राजेश ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी रिपोर्ट सौंप दी। परियोजना की जांच शुरू हो गई। रमाकांत के कई ठेके रद्द हो गए। दफ्तर में राजेश की तारीफ होने लगी। कई लोगों ने कहा कि उसने बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन घर में जो टूटा था वो अभी तक जुड़ा नहीं था। एक हफ्ते बाद एक सुबह राजेश उठा तो देखा माँ का कमरा खुला है और वह बिस्तर पर बैठी हैं। उनका चेहरा थका हुआ था। राजेश पास गया। माँ, रात को नींद नहीं आई क्या? माँ ने उसका हाथ पकड़ा। राजेश, बैठो यहाँ। राजेश बैठ गया। माँ ने कहा, बेटा मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो माँ, क्या बात है? बीना ने गलत किया, यह सच है, लेकिन क्या तू यह भी सोचेगा कि उसने जो किया वो डर में किया था? उसे डर था कि तू उसे गलत समझेगा। उसे डर था कि तेरी नज़रों में वह गिर जाएगी, इसलिए वह चुप रही थी। राजेश चुप हो गया। माँ ने आगे कहा, मैं यह नहीं कह रही कि वो सही थी, लेकिन बेटा जब इंसान डरता है तो गलत रास्ते पर चल देता है। बीना को विनय पर भरोसा नहीं था, तुम पर शक नहीं था, बस खुद पर यकीन नहीं था उसे कि तू उसकी बात सुनेगा। राजेश ने माँ की तरफ देखा। माँ, तुम उसका पक्ष ले रही हो। माँ ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, मैं तेरा पक्ष ले रही हूँ, क्योंकि अगर तू इस घर को बचाना चाहता है तो तुझे पहल करनी होगी। गलती उसकी थी, लेकिन माफ़ी का रास्ता तुझे ही खोलना होगा। राजेश की आंखें नम हो गई। उसी शाम कुछ और हुआ। मानसी ऊपर से उतरी और उसके हाथ में एक कागज़ था। पापा, यह मम्मा के कमरे में मेज पर पड़ा था, मैंने पढ़ लिया गलती से, लेकिन आपको देना जरूरी लगा। राजेश ने कागज़ लिया। वो एक चिट्ठी थी, बीना के हाथ से लिखी हुई, लेकिन भेजी नहीं गई थी। राजेश ने पढ़ी, राजेश, मैं जानती हूँ कि मुझे माफ़ी मांगने का कोई हक नहीं। मैंने तुम पर भरोसा करने के जगह डर को चुना। मैंने तुम्हारे साथ वो किया जो मेरे साथ मेरी पहली ज़िंदगी में हुआ था, धोखा। लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि मेरे डर ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं यह नहीं कह सकती कि तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं बस यह कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें कभी धोखा देने की नीयत से कुछ नहीं किया। विनय ने मेरी उस कमज़ोर नस को पकड़ा जो मेरे अंदर हमेशा से थी, वो डर कि मैं कहीं की नहीं रहूँगी। अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन अगर रुकना चाहते हो तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो। बीना। राजेश ने चिट्ठी मोड़ी और जेब में रख ली। मानसी उसे देख रही थी। राजेश ने गहरी सांस ली। कहाँ है बीना? छत पर है। राजेश ऊपर जाने लगा। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसके दिमाग में माँ की बात घूम रही थी। माफ़ी का रास्ता तुझे ही खोलना होगा। वो छत पर पहुंचा। बीना रेलिंग के पास खड़ी थी। उसकी पीठ राजेश की तरफ थी। वो जानती नहीं थी कि राजेश छत पर आ गए हैं। राजेश आकर उसके पास खड़ा हो गया। बीना ने पलटकर देखा। उसकी आंखें लाल थी। दोनों के बीच कुछ देर तक कोई बात नहीं हुई। फिर राजेश ने कहा, बीना, एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए। अगर उस दिन तुमने मुझे सब सच बता दिया होता तो क्या ऐसा होता? बीना ने सोचा, फिर धीमे से कहा, शायद तुम मेरी मदद करते। राजेश ने कहा, तो अगली बार ऐसा ही करना। बीना ने चौंककर उसकी तरफ देखा। राजेश ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ बीना, लेकिन यह आखिरी बार है। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं नहीं संभाल पाऊंगा। बीना की आंखों में आंसू बह निकले। उसने बस इतना कहा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। राजेश ने हाँ में सिर हिलाया और वापस नीचे जाने लगा। छत पर खड़ी बीना ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने से एक भारी पत्थर हटा दिया हो। लेकिन नीचे घर के कमरे में माँ अचानक जोर से कराहने लगी थी। मानसी की आवाज़ आई, पापा, दादी को कुछ हो गया है। राजेश दौड़ा भागा आया और दौड़कर राजेश अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर गया। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें राजेश को हमेशा बेचैन करती थी। उसे याद था जब पिताजी यही किसी वार्ड में थे और राजेश बाहर गलियारे में बैठा इंतजार कर रहा था। वही बेंच, वही ट्यूबलाइट की पीली रोशनी, वही दवाइयों की गंध, कुछ नहीं बदला था। बस उस वक्त राजेश अकेला था और आज उसके साथ बीना और मानसी थी। डॉक्टर ने जो बताया वो गंभीर था। माँ को दिल का दौरा पड़ा था। हल्का था लेकिन दौरा पड़ा था।
डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ी देर और होती तो बात बिगड़ सकती थी। अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन अगले कुछ हफ्ते पूरी तरह आराम करना जरूरी है। दवाइयाँ चलेंगी, खान पान का ध्यान रखना होगा और किसी भी तरह का तनाव बिल्कुल नहीं लेना होगा। राजेश बाहर गलियारे में खड़ा था, उसकी आंखें भरी थी। बीना उसके पास आई और धीरे से बोली, राजेश तुम थोड़ा पानी पी लो, मैं माँ के पास बैठी हूँ। राजेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने बीना की तरफ देखा। बीना की आंखों में उस वक्त कोई नाटक नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, बस एक सच्ची चिंता थी। बीना अंदर चली गई। मानसी राजेश के पास आकर खड़ी हो गई। उसने उसका हाथ थाम लिया। दादी ठीक हो जाएंगी पापा। राजेश ने उसके हाथ को दबाया। हाँ बेटा, सही कर रही हो। माँ 3 दिन तक अस्पताल में रही। उन 3 दिनों में राजेश ने बीना को पहली बार एक अलग रूप में देखा। बीना ने दफ्तर से छुट्टी ले ली थी। वो सुबह से शाम तक माँ के पास रहती। उनका खान पान, उनकी दवाइयाँ, उनसे बातें करना, सब कुछ बीना ने संभाला। एक बार भी शिकायत नहीं की, एक बार भी थकान नहीं दिखाई। दूसरी रात जब माँ थोड़ा बेहतर थी तो उन्होंने बीना का हाथ पकड़कर कहा, बीना तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा, बहुत अच्छी बहू हो तुम। बीना की आंखें भर आईं। उसने माँ के हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलतियाँ की, आपके साथ भी, राजेश के साथ भी। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, अब आगे की सोचो। राजेश दरवाजे के पास खड़ा था। उसने यह सब देखा, लेकिन कमरे में नहीं आया। वो पास के गलियारे में चला गया, लेकिन उसके मन का एक बहुत बड़ा बोझ जैसे हल्का हो गया हो। माँ घर लौटी। पूरे घर उनके स्वागत के लिए तैयारी कर रहा था। मानसी ने कमरे में फूल रखे थे। बीना ने माँ की पसंद का खाना बनाया था, हल्का और पौष्टिक। राजेश ने माँ की पसंद का पुराना भजन लगाया था जो वो अक्सर गुनगुनाती थी। माँ कमरे में आई और चारों तरफ देखा। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने राजेश को देखा, बीना को देखा, मानसी को देखा, फिर बोली, यही तो मांगा था ऊपर वाले से, बस यही, ऐसा ही परिवार। उस शाम घर में जो माहौल था वो बहुत दिनों बाद आया था। हंसी थी, बातें थी, खाना था। मानसी ने माँ को अपने कॉलेज की बातें सुनाई। बीना ने पुरानी घटना सुनाई जिस पर सब हंसे। राजेश भी हंसा। रात को जब सोने का समय हो गया तो राजेश छत पर गया। आसमान साफ था, तारे दिख रहे थे। थोड़ी देर बाद बीना भी आ गई। दोनों रेलिंग के पास खड़े रहे। काफ़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर बीना ने कहा, राजेश मुझे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। जब तुम्हें विनय के बारे में पता चला उस रात, क्या तुमने सोचा था कि अब सब खत्म हो गया? राजेश ने एक पल रुककर कहा, हाँ यही सोचा था। बीना ने गहरी सांस ली। तो फिर क्यों रुक गए? राजेश ने आसमान की तरफ देखा और बोला, माँ की बातें याद आ गई और मानसी का चेहरा याद आया और तुम्हारी वो चिट्ठी जो तुमने लिखी थी। बीना चुप हो गई। राजेश ने उसकी तरफ देखा। बीना, मैं बहुत थक गया हूँ, अकेलेपन से, झगड़ों से, शक से। मैं बस एक सीधी सच्ची जिंदगी चाहता हूँ। क्या यह हो सकता है? बीना ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, अगर हम दोनों चाहें तो जरूर हो सकता है। राजेश ने एक लंबी सांस ली। तो ठीक है, एक बार और कोशिश करते हैं। उस रात छत पर 2 इंसान खड़े थे जो टूटे हुए थे, लेकिन टूटे हुए इंसान भी जुड़ सकते हैं अगर दोनों तरफ से हाथ बढ़े। अगले कुछ हफ्ते में धीरे धीरे घर के हालात बदलने लगे। बीना ने शोभा से दूरी बना ली। उसने राजेश से एक दिन कहा, शोभा बुरी इंसान नहीं है, लेकिन उसकी दुनिया और हमारी दुनिया अलग है। मैं उसकी दुनिया देखकर अपनी दुनिया को छोटा समझने लगी थी। यह मेरी गलती थी। राजेश ने कहा, अपनी दुनिया को कभी किसी और से मत तौलो। हर घर की अपनी खुशबू होती है। बीना ने मुस्कुराकर कहा, तुम कभी कभी बहुत अच्छी बातें करते हो। कभी कभी? दोनों बहुत दिनों बाद हंसे। उधर दफ्तर में भी राजेश के लिए अच्छी खबर आई। रमाकांत सेठ के खिलाफ जांच पूरी हुई। उस पर गंभीर आरोप साबित हुए थे। उसके ठेके रद्द हो गए थे और मामला अदालत में चला गया था। राजेश की ईमानदारी की तारीफ जिले में वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची। उसे एक विशेष प्रशस्ति पत्र मिला और जल्द ही उसकी पदोन्नति की बात भी चलने लगी। बीना को यह
जब पता चला तो उसने घर में माँ को जाकर बताया। माँ, राजेश को शाबाशी मिली है दफ्तर में। माँ ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए तो कहती हूँ, ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। 1 महीने बाद मानसी को एक बड़े शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिले का पत्र आया। उसने एक प्रतियोगिता परीक्षा दी थी जिसका नतीजा आया था। वो उसमें सेलेक्ट हो गई थी। मानसी ने पत्र लेकर पहले राजेश के पास दौड़कर गई। पापा, ये देखो। राजेश ने पत्र पढ़ा। उसकी आंखें चमक गई। उसने मानसी को गले लगा लिया। शाबाश मेरी बेटी। मानसी की आंखें भर आई। पापा, अगर आप नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। आपने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है। राजेश ने उसे और कसकर पकड़ लिया। उस शाम घर में छोटी सी खुशी मनाई गई। माँ ने मिठाई बांटी। बीना ने मानसी के पसंद का खाना बनाया। राजेश बाजार से मिठाई लेकर आया। रात को खाने की मेज पर चारों बैठे थे। माँ ने कहा, राजेश, आज बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद इस घर में ऐसी हंसी सुनाई दे रही है। राजेश ने चारों तरफ देखा। माँ थी, बीना थी, मानसी थी। उसे अचानक वो सवाल याद आया जो वो बरसों से खुद से पूछता आया था। जिंदगी में असली सुकून क्या है? पैसा, पद या तारीफ? नहीं, असली सुकून है यह मेज, यह लोग, यह हंसी, यह परिवार का साथ। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह घर तब अच्छा लगता है जब इसमें सब साथ हों। माँ ने आंखें पोंछी। बीना ने चुपचाप राजेश की थाली में थोड़ा और खाना डाल दिया। राजेश ने उसकी तरफ देखा। बीना ने नजरें नहीं मिलाई लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत एक दूसरे पर भरोसा करना होता है। जब हम डर में आकर सच छुपाते हैं तो वो डर एक दिन बड़ा दर्द बन जाता है। जो दर्द सब कुछ निगल लेता है। लेकिन जब हम हिम्मत करके सच की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो जिंदगी भी हमारी तरफ एक कदम बढ़ाती है। राजेश ने हार नहीं मानी, ना तब जब धोखा मिला, ना तब जब जाल बिछाया गया। और बीना ने जब अपनी गलती स्वीकार की तो उसने भी एक नई शुरुआत की। जिंदगी का सफ़र कभी सीधा नहीं होता, लेकिन हर मोड़ पर कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है और यही सीख हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर राजेश और बीना की इस यात्रा ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है, तो हमारे चैनल सफ़र से सीख को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ हर कहानी एक नया सबक लेकर आती है, एक नई रोशनी लेकर आती है। घंटी भी दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि ज़िंदगी के हर सफ़र में एक सीख छुपी होती है और वो सीख आपकी राह आसान बना सकती है। कमेंट में आप अपना और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें, हमें खुशी होगी। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।